नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 के लिए हम जो जनरल अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमाशय यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है अमाशय से स्टार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी है? तो 21 वर्ष मिनिमम में जो आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष, अगर आपको नगर पालिका का सदस्य बनना है तो, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। आप इसे ध्यान दीजिएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जो गोलमेज सम्मेलन में टोटल 3 हुए थे। कब कब? पहला आपका हुआ था 1930 में, दूसरा आपका हुआ था 1931 में और तीसरा आपका हुआ था 1932 में। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा द्वितीय अगर हम गोलमेज सम्मेलन के एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यह सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य आयोजित किया गया था तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये जो तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन है इनमें जो है B.R. अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एकमात्र मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था किसने? तो भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जब इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, इन तीनों जो है गोलमेज सम्मेलनों का जब आयोजन किया जा रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपकी जो राष्ट्रीय जनगणना या कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो टोटल 10 वर्षों के बाद जो है आपकी राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा भारत में जो नियमित जनगणना थी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1882 से होती है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रिपन उसमें वायसराय था, इसी के द्वारा नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1882 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है किस दिन को घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा? तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 का जो दिन था इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। वहीं इससे एक वर्ष पहले यानी कि इससे कुछ दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है हमारी स्वतंत्रता का जो प्रतीक तिरंगा था उसको रावी नदी के तट पर फहराया गया था। जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा को फहराया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी के बाद सारे ये कदम उठाए गए थे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?
तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। लोक नायक की जो उपाधि दी गई थी किसको, तो जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैडम भीखाजी कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो स्वतंत्रता ध्वज था इसको फहराया गया था किसके द्वारा, विदेशों में पहली बार, तो विदेश में पहली बार फहराया गया था भारत के तिरंगे झंडे को किसके द्वारा, तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। यह जगह थी जर्मनी की स्टुटगार्ट, जर्मनी में एक जगह मिलेगी आपको स्टुटगार्ट, यहीं पे जो है 1907 ईस्वी में, कब, तो 1907 ईस्वी में जो है तिरंगे झंडे को फहराया गया था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तारों का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है, तो उनके टेम्परेचर पे, यानी कि उनके तापमान पे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। तारों का जो रंग होता है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसी तरह के जीए के प्रश्न आपकी एमटीएस की परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों का प्रैक्टिस आप बिल्कुल ध्यान से करके जाइएगा अपनी परीक्षा में। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो टोटल 8 है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 8। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसमें से कौन सी गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, हीलियम गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। हीलियम गैस काफी हल्की गैस होती है, इसी कारण से जो है इसको गुब्बारे में भरा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लोहे के गैल्वनीकरण में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो लोहे का जो गैल्वनीकरण होता है वो जस्ता का उसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी बिल्कुल सही, जस्ते का उपयोग किया जाता है लोहे के गैल्वनीकरण में। तो ऑप्शन आपका डी 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे रक्त से नाइट्रोजन यौगिकों को बाहर करने का जो कार्य यह किया जाता है किडनी के द्वारा, यानी कि वृक्क के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, किडनी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो खोपड़ी का जो अध्ययन होता है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत जो है खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के अंदर प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित किया गया था, यानी कि भारत के अंदर जो है प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र था इसका नाम था तारापुर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जगह, तारापुर जो था यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। इसकी अवस्थिति आप याद रखिएगा, तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के तारापुर में जो बनाया गया था तारापुर परमाणु संयंत्र, यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट परमाणु संयंत्र इसको यहाँ पे लिखा गया है। तारापुर महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, रावतभाटा आपको मिलेगा राजस्थान में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मिलेगा आपको काकरापारा गुजरात में, तो इसे आप ध्यान दीजिए, काकरापारा जो है गुजरात में है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जैतपुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, नरौरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कलपक्कम आपको मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में। कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक में। कैगा क्या है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो कर्नाटक में है। इसके अलावा आपका कुडनकुलम है, कुडनकुलम आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो इंपॉर्टेंट भारत के परमाणु संयंत्र हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, इनकी अवस्थिति आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सूखा रोग यानी कि रिकेट्स जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है आपकी विटामिन डी की कमी से, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल से, विटामिन डी की कमी से शरीर में सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप भेजी है। तो आपको बताना है कि लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है। इस लाल चावल को जो है हम बावधान चावल भी कहते हैं, बावधान चावल भी इसको कहा जाता है। तो यह उगाया जाता है आपका असम राज्य में। तो आप इसे याद रखिएगा, असम में जो है
लाल चावल यानी कि बावधान चावल को उगाया जाता है तथा इसकी जो पहली खेप थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भेजी गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा हाल ही में एक और चावल न्यूज में था जिसका नाम था काला नमक चावल। काला नमक चावल जिसको हम कहते हैं बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। तो यह यूपी के सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है तथा यह भेजा गया कहाँ पे, तो सिंगापुर में भेजा गया। तो इन दोनों चावलों के बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है केरल का कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ओपन डिफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त होने वाला भी यह पहला राज्य था। तो यह राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम, यानी कि सिक्किम भारत का पहला खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बना था तथा यह भारत का पहला जैविक कृषि वाला भी राज्य बना था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसके द्वारा 2023 को किस साल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मतलब किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो आपकी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसने साल 2023 को बाजरे की फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, बाजरे की फसल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से कौन सा गुप्त शासक था जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी से किसने विवाह किया था? तो इसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी। तो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, इसी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसमें से आगरे शहर की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर यहाँ पे होगा, सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर को बसाया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, मिताली राज। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको बताना है, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है लखनऊ मेट्रो, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि आपसे पूछी जा रही है। तो इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि है आपकी ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, ब्राह्मी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विटीकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? तो विटीकल्चर का जो संबंध है आपको मिलेगा अंगूर से, अंगूर उत्पादन से संबंधित आपका है विटीकल्चर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, म्यांमार देश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है? तो म्यांमार जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जनवरी के दिन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, 4 जनवरी के दिन। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस भी आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को जो है म्यांमार अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है आपको बताना, कौन थी आपको बताना है। तो किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का जो श्रेय दिया जाता है लीला सेठ को, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, लीला सेठ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो सरदार पटेल की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है, यह मिलेगी आपको गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के तट पर यह बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा,
गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा यह सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों आज का हमारा जो तीसरा जीए का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का भाग था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये प्रश्न सभी एमटीएस की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।